अवंतीपुर गांव में वीरेंद्र नाम का एक बहुत ही दयालु और ईमानदार व्यापारी रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें उसकी पत्नी सुमन, उसकी बहन और उसके 2 सौतेले भाई करण और अर्जुन शामिल थे। वीरेंद्र अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन वीरेंद्र अपने घर से बाहर निकल रहा था, तभी उसकी पत्नी सुमन ने उसे रोका। सुनिए जी, मुझे 500 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। 500 स्वर्ण मुद्राएं? सुमन, तुम्हें इनकी क्या जरूरत पड़ गई? सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि ये मुद्राएं तुम करण और अर्जुन के लिए ले रही हो? जब आप सब कुछ जानते ही हैं, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? सुमन की बात सुनकर वीरेंद्र ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली सुमन के हाथ में थमा दी। सुमन ने मुद्राएं ले ली, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। उसे पता था कि करण और अर्जुन इन पैसों का क्या करेंगे। तभी वहाँ रवि आ पहुँचा, जो वीरेंद्र का बहुत वफादार सहायक और भाई जैसा था। भैया जल्दी चलिए, आपको अपने खेतों में नहीं चलना, आज वैसे भी बहुत देर हो गई है। रवि, मैं खेत में जाने के लिए ही निकल रहा था कि तभी तुम्हारी भाभी ने रोक लिया। चलो चलो चलते हैं। इतना कहकर वीरेंद्र रवि के साथ घर से बाहर आ गया और गांव के रास्ते होते हुए खेतों में पहुंच गया। वीरेंद्र खेतों में पहुंचा ही था कि तभी गांव के ग्राम प्रधान वहां आ पहुंचे। किसानों के तो भाग्य खुल गए कि आप स्वयं खेत में आकर पधारे हैं। ऐसा बोलकर मुझे अपमानित मत कीजिए प्रधान जी। किसी समय मैं भी एक किसान ही हुआ करता था। तुम्हारे जैसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं। वीरेंद्र, जो इतना धनवान होने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदलते। उदाहरण के लिए रवि को ही देख लो, वह तुम्हारा खून नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसे अपने भाई की तरह रखते हो। प्रधान जी, रवि 5 साल का था जब मुझे जंगल में रोता हुआ मिला था। मैंने उसके माता पिता को जंगल में बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वे नहीं मिले। अब आप ही बताइए कि मैं रवि को जंगल में जानवरों के लिए छोड़ा था? नहीं प्रधान जी, नहीं। एक दूसरे के प्रति दया और प्रेम की भावना ही हमें इंसान बनाती है। इतना बोलकर वीरेंद्र आगे बढ़ गया। तभी प्रधान जी ने रवि की ओर देखकर कहा, रवि, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ प्रधान जी? तुम्हारे भैया से मेरी बात करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वह अपने सौतेले भाइयों पर जान छिड़कते हैं। वह मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। अगर वह विश्वास करेंगे तो केवल तुम्हारी बात का। आप कहना क्या चाहते हैं प्रधान जी? साफ साफ बताइए। रवि, वीरेंद्र का मेहनत से कमाया हुआ धन उसके दोनों सौतेले भाई दोनों हाथों से उड़ा रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है, आजकल वीरेंद्र के दोनों भाई कर्ण और अर्जुन विजयगढ़ राज्य के कोठे में जाने लगे हैं और वहां किसी नर्तकी के चक्कर में पड़ गए हैं। तुम यह बात वीरेंद्र के कानों में डाल देना। इतना कहकर प्रधान जी वहां से चले गए। शाम के समय रवि और वीरेंद्र कमरे में बैठे बात कर रहे थे कि बातों बातों में रवि ने कहा, भैया, प्रधान जी करण और अर्जुन की शिकायत लेकर आए थे। बोल रहे थे कि वे आपका धन किसी नर्तकी पर लुटा रहे हैं। यह सुनकर वीरेंद्र पूरी तरह से चौंक पड़ा। देखो रवि, मेरे दोनों सौतेले भाइयों की करतूतें मुझसे छिपी नहीं हैं, परंतु मैं केवल इस वजह से चुप रहता हूँ कि मैंने उनकी माँ को वचन दिया था कि उनके जाने के बाद मैं उनका ख्याल सगे भाइयों की तरह रखूंगा। भैया, अगर आपके दोनों भाई गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्हें रोकना आपका कर्तव्य भी बनता है। मैं जानता हूँ रवि, तुम चिंता मत करो। कुछ दिन बाद मेरी बहन का विवाह होने वाला है। विवाह के बाद मैं अपने दोनों भाइयों की खबर लूंगा और उन्हें अपने साथ व्यापार में लगाऊंगा। मुझे विश्वास है कि वे दोनों सुधर जाएंगे। वीरेंद्र और रवि नहीं जानते थे कि उनके कमरे के बाहर करण उनकी बात को बहुत गौर से सुन रहा था। करण तुरंत अपने भाई अर्जुन के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोला, भैया, ये 2 कौड़ी का नौकर जिसे भैया जंगल से उठाकर लाए थे, हम दोनों के खिलाफ भैया को भड़का रहा है और भैया कह रहे हैं कि विवाह के बाद वह हम दोनों की खबर लेंगे। तुम चिंता मत करो,
करण, वीरेंद्र हमारा सगा भाई नहीं, सौतेला भाई है। मेरे दिमाग में एक ऐसी योजना है कि अगर वह सफल हो गई तो वीरेंद्र की आधी से ज्यादा संपत्ति हम दोनों के पास आ जाएगी और उसके बाद वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा। अर्जुन की बात सुनकर करण मुस्कुरा उठा। अगले दिन वीरेंद्र रवि के साथ घर से बाहर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी वीरेंद्र के घर पर एक व्यक्ति आ पहुंचा जिसने बहुत ही कीमती वस्त्र पहने हुए थे। कौन है आप? मेरा नाम धूर्त सेठ है। मैं विजयगढ़ राज्य का फसल का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मुझे पता है कि आपका भी फसल का व्यापार है और इस गांव में आपके बहुत सारे खेत हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस गांव में जितने भी खेत हैं सब मेरे ही हैं। मैं आपके सारे खेत खरीदना चाहता हूँ। लेकिन मैं अपने खेत नहीं बेचना चाहता, क्योंकि मेरे खेत में मेरे ही गांव के किसान काम करते हैं और वे मेरे भाइयों की तरह हैं। मुझे डर है कि मेरे बाद कोई और उन खेतों पर पूर की तब खेर है कि तो वो किसान अपने नौकर हो। वीरेंद्र अपने किसानों के भविष्य को लेकर चिंतित था। तभी उसके दो सौतेले भाई करण और अर्जुन वहां आ पहुंचे। भैया, सौदा बुरा नहीं है। धूर्त सेठ जी आपको 3 गुना कीमत देने के लिए तैयार हैं। आप एक व्यापारी की तरह सोचिए। उस 3 गुना धन से आप और भी ज्यादा खेत खरीद सकते हैं और दूसरे गांवों के लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर वीरेंद्र प्रसन्न होते हुए बोला, तुम्हारे मुंह से यह सुनकर बहुत अच्छा लगा अर्जुन। तुमने आज पहली बार किसी व्यापारी की तरह बात की है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं अपने सारे खेत बेचने के लिए तैयार हूं। मेरे सारे खेतों की कीमत 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं आपको 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मैं 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं बैलगाड़ी में साथ लाया हूँ। इन 6 लाख स्वर्ण मुद्राओं को घर के अंदर रख लो। धूर्त सेठ एक सादा कागज वीरेंद्र को पकड़ाते हुए बोला। इस पर अपना अंगूठा लगा दीजिए। वीरेंद्र उस सादे कागज पर अंगूठा लगाते हुए बोला, मेरे सारे खेत आज से आपके हुए। भैया, कम से कम स्वर्ण मुद्राओं को गिन तो लेते। रवि, मैं एक व्यापारी हूँ। दूर से ही देखकर बता सकता हूँ कि बैलगाड़ी में कितनी स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई हैं। लेकिन मैं तो गिनूंगा। रवि अंदर जाकर उन स्वर्ण मुद्राओं को गिनने लगा, परंतु रवि न जाने क्यों उसे स्वर्ण मुद्राओं पर संदेह हुआ। रवि ने एक स्वर्ण मुद्रा लेकर उसे जमीन पर घिसा। तभी देखा कि मुद्रा का सुनहरा रंग उतर गया। रवि सब कुछ समझ गया। भैया, धूर्त सेठ ने आपको ठगा है। क्या मतलब? भैया, ये सारी 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं नकली हैं। जब मैंने एक स्वर्ण मुद्रा को घिसा तो उस पर से सोने का पानी उतर गया। धूर्त सेठ ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ रवि, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। धूर्त सेठ को उसके किए की सजा महाराज प्रताप देंगे। मैं अब भी महाराज प्रताप को सारी घटना बताता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। नहीं रवि, तुम यहीं रुको, मैं अकेले ही जाऊंगा। इतना बोलकर वीरेंद्र विजयगढ़ राज्य की ओर चल दिया। कुछ घंटे बाद वीरेंद्र महाराज प्रताप के सामने खड़ा था। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है महाराज। धूर्त सेठ ने मुझे नकली स्वर्ण मुद्राएं देकर मेरे सारे खेत अपने नाम करवा ली। हम इस बात की तहकीकात के लिए धूर्त सेठ को भी बुलाएंगे। सैनिकों, जाओ और जाकर धूर्त सेठ को यहाँ लेकर आओ। कुछ ही देर में धूर्त सेठ वहां पर खड़ा था। महाराज प्रताप ने उसकी ओर देखकर कहा, वीरेंद्र का कहना है कि तुमने उसके साथ धोखा किया है। तुमने उसे नकली स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। ये झूठ बोल रहा है महाराज। जब मैंने इसे स्वर्ण मुद्राएं दी थी तब इसके दोनों भाई भी वहां मौजूद थे। मैंने इसे असली स्वर्ण मुद्राएं दी है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है
तो आप इसके दोनों भाइयों को बुलवाकर पूछताछ करवा सकते हैं। कुछ ही देर में वीरेंद्र के दोनों भाई कर्ण और अर्जुन महल में खड़े थे। महाराज प्रताप ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, महाराज, वो स्वर्ण मुद्राएं असली थी। धूर्त सेठ के जाने के बाद मेरे बड़े भैया की नीयत बदल गई। दरअसल भैया चाहते हैं कि वो 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी उनके पास आ जाएं और उनके खेत भी उन्हें वापस मिल जाए। इसी बीच उन्होंने सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए ये झूठा किस्सा सुनाया है। करण सही कह रहा है महाराज, भैया बहुत बड़े झूठे हैं। मैंने भैया को बहुत मना किया कि ऐसा मत करो। कम से कम हमारे महाराज को तो धोखा मत दो। अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो वे तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, मगर भैया ने हमारी एक नहीं सुनी। यह सुनकर वीरेंद्र पूरी तरह से चौंक पड़ा और दोनों भाइयों की ओर देखता रहा। सैनिकों ने वीरेंद्र को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कर्ण और अर्जुन धूर्त सेठ के साथ मुस्कुराते हुए महल से बाहर आ गए। महल से बाहर आते ही अर्जुन धूर्त सेठ से बोला, देखो, ये सब हमारी योजना का हिस्सा था। अब तुम हमें असली स्वर्ण मुद्राएं दो। क्यों नहीं? असली स्वर्ण मुद्राएं कल तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगी। कर्ण और अर्जुन खुश होते हुए अपने घर पर आ गए। केवल उन दोनों को घर पर आता देख सुमन और रवि बुरी तरह से चौंक पड़े। तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ नहीं आए? भैया को महाराज प्रताप ने बंदी बना लिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं महाराज? तुमने उन्हें बताया नहीं कि धूर्त सेठ झूठा है। ऐसा कैसे कर सकते हैं महाराज? तुमने उन्हें बताया नहीं कि धूर्त सेठ झूठा है। नहीं, और हम ऐसा क्यों बताएंगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये घर केवल हम दोनों भाइयों का है। तुम्हारा पति तो कारागार में पड़ा हुआ है। अब तुम्हारी और रवि की इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? मूर्ख रवि, भैया को अंदाजा भी नहीं था कि धूर्त सेठ को किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही यहाँ भेजा था, ताकि हम चालाकी से भैया की सारी संपत्ति अपने नाम करवा सकें। मूर्ख रवि, असली स्वर्ण मुद्राएं तो हमारे पास आएंगी और भैया के हिस्से में तो कारागार आ गया। अब तुम दोनों के हिस्से में आएगा जंगल। कर्ण और अर्जुन ने रवि और सुमन को उनके ही घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। रवि सुमन को जंगल में लेकर आ गया और बड़ी मेहनत से झोपड़ी तैयार करने लगा। अगले दिन धूर्त सेठ बैलगाड़ी लेकर कर्ण और अर्जुन के घर पर पहुंचा और बोला, वादे के मुताबिक मैं असली सारी स्वर्ण मुद्राएं बैलगाड़ी में ले आया हूँ। अब तुम्हें अपना वचन निभाना है। आज से ये घर मेरा हुआ। वैसे भी हमें इस घर की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दोनों भाई असली स्वर्ण मुद्राएं लेकर किसी और राज्य में बस जाएंगे और वहाँ सारा जीवन ऐशो आराम से बिताएंगे। इतना बोलकर अर्जुन और कर्ण वो बैलगाड़ी लेकर गांव से चले गए और धूर्त सेठ वीरेंद्र के घर पर ही रहने लगा। इधर कुछ ही दिनों में रवि ने अपनी मेहनत से एक सुंदर झोपड़ी तैयार कर ली और सुमन के साथ जंगल में ही रहने लगा। रवि, मैंने कर्ण और अर्जुन को अपनी सगी बेटों से भी ज्यादा प्रेम किया। वो दोनों इतना बड़ा धोखा करेंगे, मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा। चिंता मत कीजिए, मैं महाराज प्रताप से बात करूंगा। मैं आज ही महाराज से मिलने के लिए जाऊंगा और भैया को लेकर आऊंगा। कुछ घंटे बाद रवि महाराज प्रताप के महल में खड़ा था। महाराज प्रताप रवि की ओर देखकर बोले, कौन हो तुम? महाराज, मेरा नाम रवि है। आपने मेरे बड़े भैया वीरेंद्र को बगैर किसी दोष के कारागार में डाल दिया है, जो कि गलत है। आपके द्वारा गलत न्याय हुआ है। यह सुनकर महाराज प्रताप क्रोधित होते हुए एक सैनिक से बोले, देखते क्या हो, इसकी खाल उधेड़ दो। इसे इतने कोड़े मारो कि इसको नानी याद आ जाए। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक ने रवि की पीठ पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में रवि की कमीज फट गई। तभी महाराज प्रताप की नजर रवि की पीठ पर बने हुए एक निशान पर पड़ी। महाराज प्रताप तुरंत सैनिक से बोले, रुक जाओ सैनिक, तुम्हारी पीठ पर ये निशान कैसा? ये निशान तो मेरे बचपन से है महाराज। क्या वीरेंद्र तुम्हारा सगा भाई है? नहीं महाराज, मुझे बचपन में कोई जंगल में छोड़ गया था। भैया मुझे जंगल से उठाकर अपने गांव ले आए और उन्होंने ही मुझे पाल पोसकर बड़ा किया। यह सुनकर महाराज प्रताप की आंखों में आंसू आ गए।
और उन्होंने तुरंत वीरेंद्र को रिहा करवाया। तुम्हारी वजह से आज मेरा पुत्र मुझे मिल गया। बरसों पहले मैं अपनी पत्नी के साथ अपने 5 वर्षीय पुत्र को लेकर जंगल में शिकार करने के लिए निकला था और मेरा पुत्र जंगल में खो गया। मेरे पुत्र की पीठ पर भी वैसा ही निशान था जैसा कि रवि की पीठ पर है, और रवि ने मुझे बताया कि तुम उसे जंगल से ही उठाकर लाए थे। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, परंतु मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुम्हारे दोनों भाइयों ने तुमसे झूठ क्यों बोला। महाराज, मेरे दोनों भाई सौतेले थे। हालांकि मैंने उन्हें अपने सगे भाइयों से भी ज्यादा प्रेम किया, परंतु आज फिर भी वो मुझे अपना भाई नहीं मान सके। महाराज प्रताप तुरंत एक सैनिक से बोले, जाओ, जाकर धूर्त सेठ को यहाँ इसी समय उठाकर ले आओ। महाराज, मुझे क्षमा कर दे। ये सब मैंने वीरेंद्र के दोनों भाइयों के कहने पर किया था। तुम्हारा जुर्म क्षमा करने के काबिल नहीं है धूर्त सेठ। तुम धोखेबाज हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। महाराज प्रताप ने उसी समय धूर्त सेठ को फांसी पर लटकवा दिया। फिर वीरेंद्र से बोले, तुम्हारा खेत और तुम्हारा घर फिर से तुम्हारा हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं महाराज, वो जैसे भी हैं मेरे भाई हैं। सब किस्मत का खेल है। महाराज, अगर मेरे भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करते तो फिर मैं आपके पास कभी नहीं आता और आपका खोया हुआ पुत्र आपको कभी वापस नहीं मिलता। तुमने बिल्कुल सत्य कहा। रवि, तुम्हारे पिता तुम्हें मिल चुके हैं, अब तुम यहीं रहो। लेकिन मैं आपसे समय समय पर मिलने आता रहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मेरे बाद इस राज्य के अगले महाराज तुम ही हो। इधर कर्ण और अर्जुन दूसरे राज्य में अपना सिर पकड़कर बैठे थे। धूर्त सेठ ने हमारे साथ भी धोखा किया है अर्जुन। उसने हमें भी नकली स्वर्ण मुद्राएं दी थी। और अब हम धूर्त सेठ से बदला भी नहीं ले सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हो? कल ही हमारे गांव का एक व्यक्ति मिला था। उसने बताया कि रवि तो महाराज प्रताप का पुत्र निकला और आने वाले कल का वही महाराज है। महाराज को सारी सच्चाई पता लग गई है। उन्होंने धूर्त सेठ को फांसी दे दी। अगर हम दोबारा गए तो कहीं हमारा भी वही हाल न हो। तुम सही कहते हो। पता नहीं भैया हमें माफ करेंगे भी या नहीं। अब तो हमें सारा जीवन मेहनत मजदूरी करके ही काटना पड़ेगा। और फिर कर्ण और अर्जुन फिर कभी अपने गांव नहीं लौटे।